हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पे प्लास्टिड्स पढ़ा था कि नॉर्मल प्लास्टिड कितने तरीके का होता है। तो हमने देखा था दो तरीके का होता है, एक कलरलेस जिसमें हमने ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा था, उसके एग्जांपल थे एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोनप्लास्ट और एलायोप्लास्ट। फिर दूसरा हमने टाइप देखा था क्रोमोप्लास्ट जिसमें कलर्ड प्लास्टिड्स थे, जिसमें हमने एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट, फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट देखा था। तो अब हम जो पढ़ेंगे उसी में से क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है and that chlorophyll imparts green color to the leaves। तो देखते हैं हम क्या है क्लोरोप्लास्ट में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है आपको। तो देखिए, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट वाज डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन लीवेनहॉक एंड द टर्म क्लोरोप्लास्ट वाज गिवन बाय स्किम्पर। इन्होंने ये वर्ड दिया था और डिस्कवरी क्लोरोप्लास्ट की एंटन वॉन लीवेनहॉक ने की थी। जैसा कि हम सारे ऑर्गेनल्स में पढ़ते आए हैं कि नंबर क्या है, उसका शेप क्या है, वैसे हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में भी देखेंगे। तो नंबर की अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट में किसी सेल में कितना होता है, तो ये सबसे पहले बात है कि मिलेगा कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। तो जो भी ग्रीन है पिगमेंट किसी भी प्लांट में, वो ग्रीन क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पड़ा हुआ उसी की वजह से हो रहा है ये। इसके अलावा सिर्फ प्लांट में ही नहीं, हम लोग कुछ बैक्टीरिया भी देखते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसे हम सियानो बैक्टीरिया बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को। तो वो सब भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो ऐसा कोई भी जो फोटोसिंथेसिस करता है वो क्लोरोफिल की वजह से करता है। तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितना मिलेगा। तो अगर हम एक सेल में एक की बात करें, मीन्स 1 पर सेल, मीन्स एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। तो उसके एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स। ये क्या होता है ये सब, उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक सेल में 1 से लेकर 16 क्लोरोप्लास्ट तक मिल सकता है स्पाइरोगायरा में। तो यूलोथ्रिक्स क्या है, क्लेमाइडोमोनास क्या है, ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, एल्गी जब पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको बताया जाएगा। मीन्स डायवर्सिटी चैप्टर में ये सारी चीजें आएगी। तो 1 पर सेल मिलेगा क्लेमाइडोमोनास में, यूलोथ्रिक्स वगैरह में। यूलोथ्रिक्स है ये ULOTHRIX। 1 से 16 क्लोरोप्लास्ट मिल सकता है पर सेल स्पाइरोगायरा में। ये सब भी जब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे डायवर्सिटी चैप्टर में, तो वहां देखेंगे। 20 to 40 पर सेल मिल सकता है हायर प्लांट्स में। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं हायर प्लांट, उन सब में 20 to 40 पर सेल। और एक एल्गी में हम लोग पढ़ेंगे कारा, या फिर इसे हम चारा भी पढ़ते हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा मिलता है उसके इंटरनोडल रीजन में। मीन्स स्टेम जैसा जो होता है उसमें 2 नोड के बीच के जगह को हम लोग इंटरनोड बोलते हैं। तो उसके इंटरनोडल रीजन में 500 तक मिल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये तो हो गया इसके नंबर के बारे में। अब हम लोग शेप के बारे में अगर बात करें, तो अलग अलग तरीके का शेप होता है इसका। जैसे कि इट कुड बी कप और हॉर्स शू शेप्ड। देखते हैं यहाँ पे ये कप जैसा या फिर हॉर्स शू जैसा शेप है। ये क्लेमाइडोमोनास है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये क्लेमाइडोमोनास है, जिसके अंदर में ये क्लोरोप्लास्ट है कप शेप्ड, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास में कप शेप, तो एक तो हो गया शेप कप जैसा। दूसरा शेप देखते हैं गर्डल जैसा। मीन्स अगर कोई हम देख रहे हैं ये फ्लैप है, इसको पीछे से मोड़ दें ऐसा, और इसको पीछे से इस तरीके से मोड़ दें। मतलब एक पेपर है, इसको पीछे से ऐसे मोड़ दें और एक साइड से भी पीछे से मोड़ दें, सी शेप जैसा बना दें। तो ये हो गया गर्डल शेप्ड। ऐसा भी होता है क्लोरोप्लास्ट। रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ऐसा भी होता है, स्पाइरो वगैरह वगैरह में होता है। ये जो नीचे का पार्ट है उसे हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। मीन्स ये विदाउट क्लोरोप्लास्ट होता है, ऊपर वाले पार्ट में ही क्लोरोप्लास्ट होगा। ओवल शेप्ड भी हो सकता है या फिर डिस्क्वाइडल हो सकता है हायर प्लांट में। तो आपको ये तीनों ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। ये तीनों बस एक बार पढ़ के निकल लेना है कि हाँ भाई ऐसा भी शेप का होता है। ध्यान में सिर्फ ये रखना है ओवल शेप्ड का या फिर डिस्क्वाइडल टाइप का होता है हायर प्लांट्स में। ठीक है। अब जैसा कि हमने बताया था कि पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। इन द सेम वे क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्या क्या है जिसकी वजह से ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। तो हम तो ये देखेंगे यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में। हम यहाँ पे एक चीज डिस्कस करते हैं पहले। इस स्ट्रक्चर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। अभी हम वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं बना सकते। हाँ, एक चीज रह गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या हैं। कुछ बच्चों ने पूछा भी है ग्रुप में कि फंक्शन डिस्कस नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन बता रहा हूँ।
देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व्ड इन एटीपी सिंथेसिस। यहां देखिए गौर से, एटीपी सिंथेसिस। दूसरा फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? थर्मियोजेनेसिस। थर्मियोजेनेसिस करता है ये। थर्मियोजेनेसिस मीन्स क्या होता है? देखिए टेम्परेचर का भी रेगुलेशन करता है ये। फिर तीसरा है सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। हमारा जो आरबीसी होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसकी हीमोग्लोबिन के अंदर एक हीम पार्ट होता है, एफई से बना होता है, फेरस से। तो उस हीम पार्ट का भी और मायोग्लोबिन का भी सिंथेसिस करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी हेल्प करता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है वो थोड़ा सा समझिए कि इनहेरिटेंस किसकी वजह से होता है। मेल के स्पर्म होते हैं और फीमेल में एग होता है, इन दोनों में जो डीएनए आता है उसी की वजह से अगले जनरेशन में कैरेक्टर्स आते हैं, मीन्स इनहेरिटेंस होता है। लेकिन अब आप समझिए कि अगर प्लांट सेल है तो उसके एग सेल में भी क्लोरोप्लास्ट होगा, या फिर अगर ह्यूमन का भी अगर एग सेल है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो न्यूक्लियस के अलावा भी तो डीएनए होता है ना, तो ये भी तो कुछ अपना कैरेक्टर शो करेगा अगले जनरेशन में। तो उसी को बोलते हैं कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। मीन साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है, तो कुछ कैरेक्टर उसकी वजह से भी आएंगे अगले जनरेशन में, तो उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। हमने ये डिस्कस भी किया था कि विटेलोजेनेसिस मीन्स यॉक सिंथेसिस। एग यॉक बनाता है, येलो वाला पार्ट जो एग में होता है वो विटेलोजेनेसिस में माइटोकॉन्ड्रिया प्लस गोल्जी बॉडी दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। एक और चीज हम लोग देखते हैं, ह्यूमन स्पर्म जो होता है या फिर अदर ऑर्गेनिज्म की जो स्पर्म है, उस स्पर्म की मोटिलिटी होनी चाहिए। हायर एनिमल के जो स्पर्म होते हैं, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म मूव करता है तो वो अपने टेल की हेल्प से मूव कर पाता है। स्पर्म का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे 10th क्लास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो उसमें एक टेल वाला पार्ट होता है जिसकी हेल्प से स्पर्म मूव करते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। तो उसमें मूव करने के लिए भी एनर्जी चाहिए स्पर्म को, तो जो एनर्जी के लिए वहां पे कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। उस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग वहां पे नेबेनकर्न बोलते हैं, स्पर्म में नेबेनकर्न। तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल हो गया फॉर द मतलब प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तो दीज आर द फंक्शन। मेन फंक्शन आपका यहाँ पे यही है, एटीपी सिंथेसिस। इस लेवल पे आपको बस यही एक समझना है कि एटीपी सिंथेसिस करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा एक वाइटेलोजेनेसिस समझ सकते हैं, जो एग यॉक का फॉर्मेशन करता है। बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब आप आगे आने वाले क्लास में चैप्टर वाइज अपने आप ये सारी चीजें आ जाएगी। जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे तो अपने आप ये चीजें आ जाएगी। फिलहाल आपको यहाँ पे समझना है फंक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया का कि एटीपी सिंथेसिस करता है ये। ठीक है, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात हम लोग कर चुके थे। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसमें हमने आपको बेसिक्स बताया है इसका। हम स्ट्रक्चर वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।